दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। 31 दिसंबर को योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश जेल विभाग और पीएससी में कुल 32,000 पदों के लिए वैकेंसी निकाली। उसमें आयु सीमा जो थी वो 18 से 22 थी सामान्य वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए 18 से 25 और ओबीसी और दलित भाइयों के लिए 18 से 27 साल की। जैसे ही विज्ञापन आया, एक शख्स है जो 24 घंटे उत्तर प्रदेश पर अपनी नजरें टिकाए रहता है। ये वही शख्स है जिसने कि मोदी योगी शाह के की तिकड़ी को 2024 के लोकसभा चुनाव में हराया था उत्तर प्रदेश में। शख्स का नाम है अखिलेश यादव। जैसे ही विज्ञापन आया, उसके 1 घंटे के अंदर अखिलेश जी ने ट्वीट कर दिया कि भाई 2018 के बाद 2025 में वैकेंसी निकली है पुलिस मतलब सिपाही भर्ती की जेल विभाग में और पीएससी में। 7 सालों में कोई भर्ती नहीं निकली और इस दौरान बहुत से युवा ओवर एज हो गए, तो इसकी आयु सीमा को बढ़ाया जाए। देखिए, जो आदमी उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत से वाकिफ है, जब उसने ये पढ़ा कि उसको लगा कि अखिलेश यादव जी ने सही बात कही है। अब अखिलेश यादव की बात तुरंत योगी आदित्यनाथ मान लेते तो फिर कैसे होता? गलती तो पकड़ी जा चुकी थी और तमाम युवाओं ने सोशल मीडिया पे इसके खिलाफ ट्रेंड शुरू कर दिया था। लोगों ने मीम बनाना शुरू कर दिया था कि सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी 22 साल की उम्र में बूढ़ा हो जाता है, ओवर एज हो जाता है। तो उसके बाद से जो डैमेज कंट्रोल के लिए होता है ना, कि भाजपा के विधायकों ने पहले चिट्ठी लिखनी शुरू की। पहले लीड तो ले चुके थे अखिलेश यादव, लेकिन ये योगी सरकार है ना, कैसे अखिलेश यादव क्रेडिट देती कि भाई हमारी गलती अखिलेश यादव ने पकड़ ली है। तो 6-7 दिन नाटक चला, लेकिन लगा कि जमीन पे बहुत नुकसान हो जाएगा। तो आज 5 जनवरी को आदेश आ गया कि आयु सीमा बढ़ाई जा रही है। मनोज भाई, ये बताइए कि जो अखिलेश यादव कहते हैं उसको योगी सरकार को मानना पड़ता है, तो क्या मान लिया जाए कि पर्दे के पीछे से अखिलेश यादव ही यूपी सरकार को चला रहे हैं? निश्चित तौर पे पाठक जी, जिस तरीके का सवाल आप खड़ा कर रहे हैं उस सवाल में ये बात स्पष्ट हो जाती है कि सरकार आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष जी के दबाव में है। दबाव किसी नाजायज बात को लेके नहीं है, दबाव किसी अत्याचार, अनाचार, दुराचार को लेके नहीं है। दबाव है सत्य को लेके, दबाव है फैक्ट को लेके, दबाव है लोगों के साथ हो रहे जुल्म ज्यादती के खिलाफ। तो निश्चित तौर पे बात तो माननी पड़ेगी योगी सरकार को। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ऐसा कोई काम इस सरकार से न कहा, न बोला और न ही कभी ऐसी मांग की जो जायज ना हो। हमारी सरकार ने माफ करिएगा, हमारी पार्टी, हमारे नेता ने लगातार इस सरकार से ये बात कही कि आप जहां अत्याचार हुआ लोगों के साथ, जहां भेदभाव हुआ, जहां गलत हुआ, वहां सरकार इस बात की पुष्टि करे और जो भी पीड़ित है, जो भी इस तरह के साथ अपना नुकसान जिसने किया है, उसके साथ व्यवस्थाएं ठीक हो। मैं एक और उदाहरण देता हूं। अभी आपने हाल ही में एक खबर पढ़ी होगी कि कोर्ट ने योगी सरकार पर 20 लाख रुपए का मुआवजा लगाया है, जहां पर गैर मतलब के, बेमतलब के बुलडोजर योगी सरकार ने चलाया था। 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। तो हमारे नेता ने तो यही बात कही थी, इस सरकार से कही थी कि आप कृपया ऐसी जगह बुलडोजर चलवाइए जहां पे जायज हो। नाजायज बुलडोजर चलाने से क्या फायदा? अरे हिम्मत हो तो बड़े बड़े माफियाओं के यहाँ चलाओ, जो वो माफिया जिन्होंने लोगों, गरीबों, मजदूरों, छोटे छोटे लोगों की जमीनें कब्जे कर रखी है, वहां तो चलाया नहीं। किसका चलाया? कोई समाजवादी पार्टी का हुआ, कोई गरीब हुआ, कोई अल्पसंख्यक हुआ, कोई दलित पिछड़ा हुआ, उसके यहाँ जाके बुलडोजर चला के
ये बताने की कोशिश की कि हमने देखो हमने मुसलमानों को परेशान कर दिया, हमने फला को परेशान कर दिया। तो ठीक इसी तरह इस भर्ती को लेके भी कमोबेशी ये सरकार ये जताना चाहती, जैसा आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में ये बात कह दी कि क्रेडिट अखिलेश जी को न चला जाए, क्रेडिट बीजेपी के विधायकों को और उनके मंत्रियों को चला जाए। देखिए, हमें क्रेडिट नहीं लेना है। हमारे नेता को क्रेडिट नहीं चाहिए। हमारे नेता ऐसे क्रेडिट बनाते हैं जिनको पार पाना इस सरकार के बस की बात नहीं है। हमारे नेता ने जो सड़क 23 महीने में बना दी, वो सड़क आज तक भारत में कोई सरकार नहीं बना पाई। तो उसको उस एडवांटेज को कहाँ आप ले पाओगे? हमारे नेता ने जो 2 साल के अंदर मेट्रो चलवा दी, वो कोई सरकार नहीं चला पाई, पूरे देश में कोई नहीं चला पाया। हमारे नेता ने जो 19 लाख से ज़्यादा लैपटॉप बाँट दिए, वो कोई पूरे देश क्या पूरी दुनिया में कोई सरकार नहीं कर पाई। तो निश्चित तौर पे हमारे नेता को क्रेडिट नहीं चाहिए। हमारे नेता को उत्तर प्रदेश में हो रहे नौजवानों पे जो भेदभाव है, जो उनके हकमारी की बात है, जो उनके तकलीफें हैं, जो उनके कष्ट हैं, उनको लेके हमारे नेता लगातार इस तरह की बात कहते हैं और ये बात जायज़ है। क्रेडिट योगी सरकार ले ले, भर्ती निकाल रहे हैं तो उनको क्रेडिट मिलना चाहिए, लेकिन भेदभाव के साथ आरक्षण की रणनीति का गलत इस्तेमाल करेंगे, पिछड़ों का आरक्षण खाएँगे, दलितों का आरक्षण खाएँगे और अब तो ईडब्ल्यूएस वालों का भी आरक्षण खा रहे हैं। माफ़ करिएगा, आप जाँच करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ईडब्ल्यूएस वालों के साथ भी भेदभाव कर रहे हैं। ख़ैर, मैं तो इतना जानता हूँ कि इस सरकार को आईना दिखाना पड़ेगा, जो आईना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार इस सरकार को दिखा रहे हैं। अन्याय जहाँ होगा, समाजवादी वहाँ होंगे। मनोज जी, एक और मुद्दा है। आपने मतलब हम लोग ही देखते हैं कि अखिलेश यादव की कुछ बातें सरकार मानती है, अपनी गलती स्वीकार करती है और फिर कोर्स करेक्शन करती है, थोड़ा टाइम लेती है। लेकिन एक चीज जो बड़ी चर्चा में है, एक भारतीय सेना का पूर्व सैनिक जो लद्दाख में ड्यूटी पर था, तब उसने एक हिमामऊ में स्वास्तिका सिटी है, वहां उसने प्लॉट खरीदा था और प्लॉट खरीद के वो चला गया बॉर्डर पे, लद्दाख पे ड्यूटी। सरहद, भाई सरहद की रक्षा करनी है, सरहद की रक्षा करनी है तभी ना योगी जी हेलीकॉप्टर से घूमेंगे। योगी जी आराम से घूमते क्यों? क्योंकि सरहद पे हमारा सैनिक चौकन्ना रहता है। ये वेनेजुएला वाले चौकन्ना नहीं थे तो अमेरिकी राष्ट्रपति की फौजें आई और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उनके राष्ट्रपति आवाज से उठा ले गए। लेकिन हमारे यहाँ सेनाएं चौकन्ना रहती हैं। लेकिन वो जब वहां से लद्दाख की ड्यूटी से और नौकरी से रिटायर होकर आता है तो पता चलता है कि उसके प्लॉट पे जो उसने स्वास्तिका सिटी पे खरीदी थी, उस पे 2 सज्जन, एक नाम है आलोक प्रताप सिंह, दूसरा महेंद्र सिंह, इन लोगों ने कब्जा कर लिया है और वो बेचारा वीडियो बना रहा है। उसका वीडियो कल से वायरल है साहब, और हमारी लखनऊ पुलिस जांच कर रही है। सवाल मैं इसको इसलिए बोल रहा हूं कि इस फौजी के वीडियो को अगर अखिलेश जी ने शेयर कर दिया होता तो संभवतः इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक उसकी जमीन से कब्जा हटा के उसका कब्जा दिलवा दिया गया होता। तो क्या हर पीड़ित को अपनी आवाज अखिलेश यादव तक पहुंचानी पड़ेगी तभी न्याय मिलेगा? क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा था कि आलोक सिंह के ऊपर बुलडोजर चले। योगी सरकार के मंत्रियों ने कहा, योगी जी ने कहा कि आलोक सिंह सपाई है। तो मेरे सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश जी ने कहा कि अगर वो सपाई है तो भी उसके अवैध कब्जे पर बुलडोजर चले। और ये बात उन्होंने आज से 15 दिन पहले कही थी। अभी तक बुलडोजर नहीं चला सर। तो मुझे लगता है कि जिस बात में उनको अपने सजातियों का कोई नुकसान नहीं दिखता, वो बात योगी जी मान लेते हैं। देखिए पाठक जी, योगी आदित्यनाथ जी एक विचित्र किस्म के इंसान हैं। उतनी विचित्रता मेरे ख्याल से भारतीय राजनीति में किसी मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, किसी उप मुख्यमंत्री के अंदर आप न पाएंगे, ना आज है न कल होगी, भविष्य में भी ऐसी विचित्रता नहीं होगी। और निश्चित तौर पे योगी आदित्यनाथ जी ना इंसाफ, ना इंसाफी को पसंद करने वाले व्यक्ति हैं। उन्हें जाति का इतना बड़ा घमंड है, इतने बड़े जातिवादी मुख्यमंत्री हैं कि उन्हें अपनी जाति के अपराधी के अंदर भी भगवान राम दिखाई देते हैं। अब इसके लिए मैं कर क्या सकता हूँ? या हमारे नेता क्या कर सकते हैं?
हर अपराधी के अंदर अगर उनको राम ही दिखाई पड़ते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं भाई? हम लोग तो सिर्फ आवाज उठा नहीं नहीं सकते हैं। मनोज जी, सवाल ये उठता है कि एक मैं पूर्व सैनिक वीडियो बना के कह रहा है कि अरे मैं मेरी आपको जमीन पे। बता रहा हूँ, मैं आपको बड़ी बात बता रहा हूँ, जो मैंने ही आपके इंटरव्यू में आपसे कहा था ना कि सुल्तानपुर रोड पर अर्जुनगंज के आसपास एक कोई माफिया रहते हैं, उन माफिया ने, उनके गुर्गों ने सड़क कब्जा ली थी। मैंने आपसे ये भी कहा था कि एक आर्मी वाले के प्लॉट के साथ हेरा फेरी कर दी। आर्मी से रिटायर था वो व्यक्ति, रिटायर था, उसके लिए मैंने पैरोकारी की, कई लोगों को फोन किया, लेकिन उसके साथ किसी भी तरीके से इंसाफ नहीं हो पाया। तो आपको मैं तो ये जो बात, वीडियो बनाया है, इस शख्स की पैरवी आप कर चुके हैं? इस शख्स की नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। हाँ, कई आर्मी वालों ने उसमें मिलकर खरीदा था। हाँ, कई आर्मी वालों ने मिलकर खरीदा था। उसमें उसकी चौहद्दी के साथ उसके प्लॉट के रकबे को बदल दिया गया। हाँ उसका प्लॉट बड़ा था, उसको छोटा प्लॉट दिया गया। हाँ, कब्जा मुझे कर लिया। ये यही आलोक सिंह हैं, यही आलोक सिंह कोडीन भैया के छोटे भाई, यही लोग हैं सब। एक कोई है मामला क्या? अरे योगी आदित्यनाथ पता नहीं क्यों आंखें बंद कर रखे हैं, पता नहीं किस मद में चूर हैं, किस अहंकार में हैं। इतना जुल्म जाति करने वाले को चुपचाप, पता नहीं कौन सा नशा सुंघा रखा है कि वो उनपे कोई कार्रवाई नहीं होती है। अरे किस तरह कहा जाए, कोई सैनिक अपना वीडियो बना के दे रहा है, योगी आदित्यनाथ जी थोड़ा सा, एक इंच मात्र बाल की नोक के बराबर भी आप अगर सोच लोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी कि आपके सजातीय पूरे उत्तर प्रदेश को लूट चुके हैं, लूट रहे हैं नहीं, लूट चुके हैं। मेरी बात का पाठक जी बहुत इत्मीनान से सोचिएगा, लूट चुके हैं। अब तो ओवर हो गया, नाक के ऊपर पानी निकल गया, तब आदमी सामने आ रहा है। अभी तक तो 9 सालों से व्यक्ति डर रहा था, बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उन्हें लग रहा था कि अभी तो योगी आदित्यनाथ का सजातीय है, मेरा एक प्लॉट कब्जा कर रहा है, मेरे एक प्लॉट के साथ वो गलत कर रहा है, अगर ज्यादा करूंगा तो हो सकता है मेरे गांव के बुलडोजर, गांव पे भी बुलडोजर चल जाए, और हो सकता है मुझे जान से भी हाथ धोना पड़ जाए। ये स्थितियां हैं, मुकदमा लगा के जेल में ठुसवा दिया जाएगा। मैं आपको बताऊं, कल ही मैंने एक वीडियो डाला था, आप लोगों ने उस पर संज्ञान नहीं लिया। एक महिला है चौक की, उसके साथ बीजेपी के कोई अनुराग मिश्रा अन्नू करके पार्षद है चौक के, उनके गुर्गों ने, उन्होंने किस तरह उसके साथ बदतमीजी की। उसने अपना बयान दिया, उत्तर प्रदेश के पुलिस को, डीजीपी को, योगी आदित्यनाथ जी को, सबको मैंने सोशल मीडिया पे उसके बयान सहित वीडियो डाला। बताओ क्या इंसाफ उसके साथ हो गया? क्या संज्ञान लिया उत्तर प्रदेश की पुलिस ने? कौन संज्ञान ले रहा? अरे उत्तर प्रदेश के लोगों, ये जान लो कि आजादी के बाद अब तक उत्तर प्रदेश में ऐसी क्रूर सरकार है जो अब तक कोई भी सरकार नहीं रही होगी कि आप बड़ी से बड़ी घटना हो जाए, किसी भी बेटी के साथ छेड़छाड़ हो जाए, किसी भी सैनिक के साथ उसका प्लाट कब्जा कर लिया जाए, किसी के साथ भी अत्याचार कर लिया जाए, किसी भी अधिकार, कोई भी अधिकारी लूट तंत्र मचा दे, पत्रकारों पे एफआईआर करवा दे, लेकिन ये योगी आदित्यनाथ की पुलिस कि कान पे जूं तक न रेंगता। आप सोच लो कितना बड़ा इनका शरीर है कि इनको तकलीफ, कष्ट, लोगों की बेबसी, लोगों के साथ जो अन्याय अत्याचार नहीं दिखता है। तो मैं तो इतना कहूंगा, मैं तो इस शासन तंत्र व्यवस्था से हार चुका, मैं नहीं इनसे उम्मीद करता। मैं तो भगवान के यहां प्रार्थना करता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, अधिकारी, मुख्य सचिव, सचिव, प्रमुख सचिव, आईजी, डीआईजी, जो जो भी अन्याय कर रहा होगा, ईश्वर इनके ऊपर सोटा चलाना, ऐसा सोटा चलाना कि इनको दिन और रात दोनों नींद ना आए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, दिन रात करता हूं, क्योंकि जो कहते नहीं कि सारे लोगों से जब हार हो जाए तो ईश्वर की शरण में चले जाना चाहिए। और इन अत्याचारियों को, इन आतंकियों को, इन उत्तर प्रदेश की जनता, पीडीएस समाज पे अत्याचार करने वालों पे, जिन जिन लोगों ने अत्याचार किया है, उसको कर्म भोगने पड़ेंगे, और बुरे कर्म भोगने पड़ेंगे। जी नहीं नहीं, ये जो मतलब सवाल इसका नहीं उठता है,
ये खबरें आती रहती हैं कि ईडी का छापा पड़ा, तमाम चीजों की बात होती है, लेकिन कार्रवाई होती कुछ दिखती नहीं है। मनोज जी, बात समझिए। आप क्यों लॉ कार्रवाई एंड ऑर्डर की करेंगे? हैं? क्यों कार्रवाई करेंगे वो? जब लखनऊ में ये हाल है भाई साहब, तो बाकी प्रदेश में क्या हाल होगा? बना बनाया मकान कब्जा कर लिया बीजेपी के गुंडों ने लोगों के। बने बनाए मकान गोरखपुर में कब्जे हुए हैं। कब्जा कर लिया बना बनाया मकान लोगों ने। एक नाम नहीं है। मैं तथ्यों के साथ बताना भी चाहता हूं लेकिन नहीं कहूंगा अभी। ये तो सरकार आने पे पता चलेगा कि किसने मकान बनाया, किसकी जमीन थी और कब्जा किस बीजेपी के गुंडे ने कर लिया। मेरे पास एक तथ्य नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरे नेता हर घटना को तो ट्वीट नहीं कर सकते हैं, हर घटना को तो नहीं बता सकते हैं। क्यों? इतने जिले हैं, नहीं नहीं, 75 मेरी जिले। समझ में नहीं आ रहा कि ये बताइए। वीडियो पूर्व सैनिक का वीडियो है, इसको लखनऊ की पुलिस को गंभीरता से लेना चाहिए था। इस पे पूरा बकायदे कल रात से ट्रेंड कर रहा है। 24 घंटे से ऊपर हो गए, 30 घंटे करीब हो गए। लखनऊ पुलिस को और जिले का जो राजस्व विभाग है, तहसील को इसकी पूरी नाप जोख करके बता देना चाहिए था कि इसकी शिकायत में सही, ये शिकायत सही है गलत है। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि इसके साथ धोखा हुआ, जिसने जमीन बेची उसने धोखा दिया है। तो भाई, अगर जिसने जमीन बेची उसने धोखा दिया तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन इस तरह की बात एक पूर्व सैनिक कर रहा है जो कि लद्दाख में पोस्टेड रहा है। अगर सेना वालों के आरोपों की जांच करने में उत्तर प्रदेश के प्रशासन को 30-30 घंटे लग जाते हैं, तो सोचिए फिर क्या बोला जाए भाई साहब। देखिए, मैं एक बात आप जानता हूं कि जिस व्यक्ति के साथ धोखा हुआ है, अगर वो एक आर्मी मैन है, एक सोल्जर है, तो अगर उसने धोखा कर दिया तो क्या होगा देश के साथ? कल्पना करके देखिए। कल्पना करके देखिए। आपने कहा ना योगी नाजी अरे, जहाज नहीं हम और उड़ा आप इस पाएंगे वक्त तो। बैठ के इसलिए बात कर रहे हैं मनोज जी कि सरहद पे हमारा जवान जो है ना, अलर्ट है। नहीं तो हाँ, हमने वही तो देखा मैं ना कह रहा हूँ। कि दुनिया का सबसे बड़ा माइनस गुंडा, माइनस दुनिया का जो 25 सबसे बड़ा डिग्री। गुंडा है आज की डेट में, अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप। अब सोचिए कि एक देश के राष्ट्रपति को उसके राष्ट्रपति आवास से मतलब उठा के लेके चले जाते हैं जैसे वो आतंकवादी वगैरह हो, और पूरी दुनिया खामोश है। तो निश्चित ही पाठक जी, जो बात आप सवाल उठा रहे हैं, वो जो एक सुकून है, जो हम एक कंफर्ट जोन में रहते हैं, वो हमारे सोल्जरों की बदौलत होता है। लेकिन ये वही लोग हैं जो 40 से ज्यादा जवान शहीद हो जाते हैं और उनकी शहादत पे ये भिखारियों की तरह जनता के बीच में जाकर उनकी शहादत को भुना लेते हैं और सत्ता में बैठ जाते हैं। ये वही तो लोग हैं। क्या इनसे आप उम्मीद कर सकते हो? क्या उम्मीद कर सकते हो? इतनी घटिया सोच क्या कोई सरकार हो सकती है क्या, कि अपने शहीद सैनिकों की मिट्टी, उनकी शहादत को सत्ता के लिए परिवर्तित कर दें? इस तरह की सोच के बहुत कम लोग देश में हैं, और जो हैं वो आरएसएस से ट्रेनिंग लेके आए हैं कि मौतें कितनी भी हो जाएं, किसी की भी हो जाएं, उन्हें सत्ता से प्यार है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सत्ता किस तरह हमें मिली। उन्हें फर्क इस बात से पड़ता है कि सत्ता अगर नहीं रही तो हम लूटेंगे कैसे। एक सैनिक के साथ अत्याचार आपने वीडियो डाल दिया, बहुत सारे ऐसे सैनिक हैं। नहीं नहीं, हो वो तो सकता है बता उस रहा है कि हम सैनिक के चार साथ पांच भी फौजियों ने, प्रॉब्लम हो। भाई मेरा कहना कि अगर कोई आदमी आरोप लगा रहा है तो और वो पूर्व सैनिक आरोप लगा रहा है, तो इस आरोपों की प्राथमिकता के आधार पर जांच होनी चाहिए, उसके कागज चेक करनी चाहिए। अगर वो, और उसका कब्जा तुरंत हटवाना चाहिए भाई। ये एक और आपकी सेना, सोच हो सकती है पाठक जी, सरकार की नहीं। आप न्यायप्रिय व्यक्ति हैं। आप एक कुशल पत्रकार होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान, अच्छे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति होंगे, इसलिए आपकी ऐसी सोच है। न्याय प्रिय सोच के व्यक्ति होंगे, इसलिए आपकी ऐसी सोच है। जिसकी सरकार में मुखिया से लेके और गांव का मुखिया तक बेईमानी करने पे उतारा हो, लोगों की जमीन कब्जाने पे उतारा हो, पीडीए समाज के लोगों की गांव पंचायत की जमीन, जहां वो अपना खेत खलिहान का काम करते हैं, जहां उनका गाय का गोबर फेंका जाता है जिसको घूर कहते हैं, और जहां उनकी परती की जमीनें पड़ी उस पे सब कब्जा किया जा रहा है आरएसएस के लोगों के द्वारा। ये आप कोई नई घटना थोड़ी नहीं है, तो पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ ने लगातार जब ये कहा कि मैं उत्तर प्रदेश से भू माफियाओं को खत्म कर दूंगा,
तो उसका मतलब था कि पीडीए के लोगों के पास जो जमीनें हैं उसको मैं खत्म करके आरएसएस और बीजेपी के लोगों को दे दूंगा, ये मतलब था उसका। ये आपदा में अवसर खोजने वाले लोग हैं। तो ये कल भी पिछड़े समाज, दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज को लूट रहे थे, आज भी लूट रहे हैं, और जब जब सत्ता में रहेंगे तब तब उनके हक अधिकार को लूटेंगे। यही सत्यता है, इसके अलावा कुछ नहीं। जो इंसाफ परत व्यक्ति होगा, जो ईमानदारी से काम करने वाला व्यक्ति होगा, उसके साथ ये सरकार और सरकार के जो मातहत हैं, जो उनके अधिकारी हैं, जो उनके नेता हैं, वो इसी तरह के काम करते हुए आपको नजर आएंगे। बड़ी बड़ी लिस्टें आप दे दीजिए, बड़े बड़े माफियाओं का जिक्र कर दीजिए, बड़े बड़े ऐसे लोगों के बारे में बात कर लीजिए, आपके कोई ऐसा नजीर काम नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या सरकार के द्वारा आप हम कह सकें कि ये न्याय सम्मत काम किया योगी सरकार ने। नहीं कि मनोज जी, एक सवाल पिछले 1.5-2 महीने से चल रहा है कि कोडीन कफ सिरप में कई बार धर्मेंद्र सिंह का नाम आया, और जबरिया रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर जो फिलहाल जेल में बंद हैं, वो जब शनिवार को जेल से कोर्ट की पेशी में आए थे, तो उन्होंने कोर्ट में कहा कि मुझे तो इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया कि मैंने आरोप लगाया था कि धर्मेंद्र सिंह कोडीन कफ सिरप मामले में आरोपी हैं, और धर्मेंद्र सिंह को बचाने के लिए मुझे गिरफ्तार कर लिया गया पहला, और जिस तरह से रात को गिरफ्तार किया गया, मुझे लगा कहीं मेरा एनकाउंटर न कर दिया गया। तो भाई, और क्या उनका जो आरोप है कि धर्मेंद्र सिंह को बचाने के लिए मुझे गिरफ्तार किया गया, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इनकाउंटर तो नहीं होगा, ये बात मैं सीओटी के साथ कह रहा हूँ। इनकाउंटर नहीं कर पाएंगे। वो एक बहुत ही रेपुटेटेड व्यक्ति रहे, बड़े आईजी थे, पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी थे, उन्हें मालूम है। और उनका परिवार भी इतना कमजोर नहीं है कि वो एनकाउंटर कर देंगे और परिवार खामोश रहेगा, या उत्तर प्रदेश का विपक्ष भी खामोश नहीं रहने वाला। लेकिन इतना सत्य है, उन्होंने सिर्फ धनंजय सिंह का नाम नहीं लिया था, एक शायद कोई और बड़े पुलिस के अधिकारी हैं, उनकी भी संलिप्तता की बात मेरे ख्याल से कहीं से उठ रही थी। तो जाहिर सी बात है, वो बेबाक अंदाज वाले व्यक्ति हैं। हमारी भी सरकार में सरकार के खिलाफ वो सड़क पे बैठ गए थे, आपको याद होगा, वो वीडियोस याद होंगे। हमारी सरकार ने तो उन्हें गिरफ्तार नहीं कर लिया था, हमारी सरकार ने उनको जेल में तो नहीं भेज दिया था, वो तो मुख्यमंत्री के खिलाफ धरने पे बैठ गए थे। आप सोचो, आज की हिम्मत है। अभी तो एक माफिया के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई तो उनको गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया। अगर वो कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सड़क पे बैठ जाए तो उनका क्या हाल किया जाएगा, आप कल्पना करके देखो। हाँ, तब ये बात हो सकती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बैठने वाले जबरिया रिटायर आईपीएस की इनकाउंटर कर दी जाए, तब हो सकता है। लेकिन आप सोचो कि एक सरकार ऐसी थी उत्तर प्रदेश में जो सबकी बात सुनती थी, जो सबके कष्ट नहीं तो धनंजय को सिंह से समझती थी। पूछताछ क्यों नहीं हो रही है? मेरी समझ ही नहीं आ रहा कि इतने लोग आरोप लगा रहे हैं, पूछताछ भी नहीं हो रही है। अगर यही आरोप किसी विपक्ष के नेता पे लगते तो फिर देखिए, आपको मैं एक बड़ी बात बताने जा रहा हूं। योगी आदित्यनाथ को एक नाग फांस ने पूरी तरीके से फांस लिया। ये बात आपको उत्तर प्रदेश की किसी भी विमर्श में नहीं सुनने को मिलेगी, और मैं आपको बता रहा हूं, योगी आदित्यनाथ को जो नागफांस में फांसा गया है वो ये है, ये कह सकते हैं वो फंस गए। उन्हें इस बात का गुमान हो गया है कि उत्तर प्रदेश का ही नहीं, पूरे देश का क्षत्रिय समाज उनको अपना नेता बना बैठा है, मान बैठा है। तो जाहिर सी बात है, अब योगी आदित्यनाथ जी इस बात को पूरी तरीके से आत्मसात कर चुके हैं कि अब वो पूरे देश के, उनकी जाति के वो नेता हो गए। तो उनका पहला धर्म ये बना है कि पहले तो अपने लोगों को, जो अपने लोग मतलब उनके सजाती हैं, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करो। नंबर 2 पे उनके आपराधिक मुकदमों जो हैं उससे बचा के बाहर लाओ। सारी बातें आप कनेक्ट करते जाएंगे, आप जो भी मैं कह रहा हूं। तीसरी बड़ी बात है कि उनके सजातीय जो भी ताकतवर लोग हैं, अगर वो कहीं फंस रहे हैं तो उनको बचाया जाए। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनको जितनी ज्यादा लिबर्टी दी जा सकती है उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, वो दी जाए। अब इसके परिप्रेक्ष्य में मैं 2 बातें कह देता हूं और पुष्टि अपने आप हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ के सजातियों ने, विधायकों ने बैठक की कोई कुटुंब करके,
कोई क्या उस पे किसी तरीके की टिप्पणी हुई क्या? नहीं हुई। लेकिन आप जिस जाति से आते हैं, मैं जाति का नाम नहीं ले रहा हूं, आप जिस जाति में पैदा हुए हैं पाठक जी, और जिस जाति के उत्तर प्रदेश के बीजेपी के विधायकों ने बैठक की, तो उस पे पंकज चौधरी सरीके उत्तर प्रदेश के नव निर्मित जो अभी बने हैं अध्यक्ष प्रदेश के बीजेपी संगठन के, उन्होंने कितनी बुरी तरीके से लताड़ा उन विधायकों को और वार्निंग दी। तो आप सोचो कि योगी आदित्यनाथ का टेररिस्ट तरीके का है, ऐसे वो नागफांस में फंस गए हैं कि वो अब चाहेंगे भी तो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का डर है। सत्ता वत्ता तो आती जाती रहती है, उन्हें इस बात का गुमान हो गया है, वो इस बात में फंस चुके हैं कि अब उत्तर प्रदेश का उनका सजातीय उनको अपना नेता बांध बैठा है, और बाकी रक्षा मंत्री जी, फलाने मंत्री जी, धमाके मंत्री जी सब पीछे हो चुके हैं। तो अब वो चूंकि इस देश की वो जो भी प्रतिशत आबादी है, 3%, 4%, जितने भी परसेंट है मुझे मालूम नहीं, लेकिन जितनी भी है वो तो मोदी जी जब जाति जनगणना कराएंगे तो पता ही चल जाएगा। तो वो बड़े ताकतवर लोग हैं, वो बड़े पैसे वाले लोग हैं, वो संपन्न साधन व्यवस्था वाले लोग हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी अब इसी वजह से, चाहे वो धनंजय सिंह ए हो, चाहे कोई ब्रजेश सिंह बी हो, या कोई सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू एक्स वाई जेड हो, बस सजातीय होना चाहिए, उसको योगी आदित्यनाथ जी बचाएंगे, बार बार बचाएंगे, क्योंकि वो उस अपनी जाति के नेता अपने आप को मान चुके हैं। मैं भी हो सकता हूं उनके समाज ने भी उनको नेता एक्सेप्ट कर लिया हो। तो आप किसी धनंजय सिंह पे, किसी ब्रजेश सिंह पे, किसी चंचल सिंह पे, किसी विनीत सिंह पे कार्रवाई करते हुए ना तो कल आप पाए जाएंगे, ना भविष्य के भी गर्त में, जब तक योगी आदित्यनाथ हैं तब तक ऐसी कार्रवाइयां नहीं होंगी। ये निचोड़ आपको, ये परिभाषा आपको, इस तरह विश्लेषण आपने आज तक सुना नहीं होगा। सजातियों का समर्थक वो क्यों है, ये बात आज मैंने आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को बता दिया। हाँ, एक पॉइंट रह गया, वो भी बता दे रहा हूं। जो उत्तर प्रदेश में पूरा सिंडिकेट चलता है, वो बात बड़ी महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश की जनता को जानना चाहिए। जो उत्तर प्रदेश में खनन है, जो उत्तर प्रदेश में ओवरलोडिंग है, उत्तर प्रदेश में जो पूरी तरीके से उसूली है, उन सब का बड़ा जो हिस्सेदारी है वो उनके सजातियों को है, और उस सजातियों की तरफ से योगी आदित्यनाथ जी को एक बड़ा अमाउंट उनके मठ तक पहुंचाया जाता है हर महीने। ये बात मैं बड़े पुख्ता सबूतों के साथ कह रहा हूं, क्योंकि वो सबूत किसी पत्रकार ने बताए हैं कि जब योगी आदित्यनाथ जी 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो उनके अकाउंट यानी कि उनके गोरखनाथ के ट्रस्ट में, गोरखनाथ मंदिर के ट्रस्ट में मात्र 11 करोड़ रुपए थे, जो विगत 9 सालों में अब 800 करोड़ के आसपास हो गया है। जाहिर सी बात है। मतलब चलिए, ये तो जांच का विषय है, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा। बस एक लाइन में एक छोटा सा जवाब चाहूंगा। आजकल अखिलेश यादव अच्छे भविष्यवक्ता बन गए हैं। मतलब नहीं, मैं बता रहा हूं, उन्होंने मुझसे सितंबर 2023 में कहा था कि सितंबर 2023 में कि जनता बीजेपी से बहुत नाराज है, लोकसभा चुनाव में हराएगी। वो भी सच साबित हुआ। पुलिस भर्ती परीक्षा का जब पेपर लीक हुआ तो उन्होंने कहा कि हर लोकसभा में भाजपा को 50 लाख वोट कम होंगे। वो भी भविष्यवाणी सच साबित हुई। जब लगातार ब्राह्मणों को चेतावनी दे रहे थे नए नवेले अध्यक्ष जी, तो अखिलेश जी ने एक ट्वीट किया था 29 दिसंबर को दिन में 3:21 का, और लिखा था कि जो पार्टी पर्ची और मर्जी से चलती है उसमें लोगों को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पूरी की पूरी कैबिनेट बदल दी जाती है। समझिए, जो पार्टी पर्ची और पर्ची से चलती है, पर्ची और मर्जी से चलती है, वहां बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। और एक सबसे प्रतिष्ठित समाज को धारावाहिक के रूप में रोज रोज अपमानित नहीं करना चाहिए। वो ये ना भूले कि यहाँ पूरी की पूरी कैबिनेट बदल दी जाती है।
और आज दिन में योगी आदित्यनाथ, केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक तीनों को दिल्ली तलब किया गया था और एक फाइल लेके योगी जी मोदी जी के सामने उपस्थित हुए थे। और जो फोटो पीएमओ में रिलीज की हुई है कि मोदी जी को समझा रहे हैं और योगी जी के चेहरे पर तनाव दिख रहा है। तो क्या सचमुच उत्तर प्रदेश में पूरी कैबिनेट बदली जा रही जिसकी सूचना अखिलेश यादव को के गुप्तचर जो बैठे हुए हैं पूरे देश में, उन्होंने अखिलेश यादव को 29 दिसंबर को ही दे दी थी। देखिए, ये सब तो बिल्कुल गलत है कि हमारे नेता के कोई गुप्तचर हैं, बिल्कुल गुप्तचर नहीं है। देखिए, आपके ही क्रियाकलापों से कोई भी ऑब्जर्व करने वाला व्यक्ति आपके कामों को ऑब्जर्व कर सकता है। गुजरात का आपको उदाहरण मालूम है, असम का उदाहरण मालूम है, बहुत सारे ऐसे स्टेट बीजेपी के शासित हैं जहां पर पूरे कैबिनेट छोड़ो मुख्यमंत्री भी बदल दिया गया। हाँ भाई, मुख्यमंत्री पूरे बदले गए थे। ठीक, तो जाहिर-सी बात है हमारे नेता ऑब्ज़र्व करते हैं और पढ़े लिखे हैं, दुनिया को समझते हैं। उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका ह्यूमर, उनके जो सोच है, जो उनकी हाज़िर-जवाबी है, जो उनको हर बात को पिक करके जवाब देने का उनकी जो शैली है, वो एक साधारण इंसान के अंदर नहीं हो सकती। वो ऐसे ही व्यक्तित्व के अंदर होती है जो बड़े दिल, बड़ी सोच और बड़ा मन करके राजनीति करता है। ज़ाहिर-सी बात है वो इन सारी चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है, किस तरह होने वाला है। मैं नहीं जानता और मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी भी ये बात नहीं जानती, लेकिन योगी आदित्यनाथ एक मजबूत मुख्यमंत्री हैं, इसमें दो राय। मैं इस बात से कोई नाइत्तेफ़ाकी नहीं रखता। योगी आदित्यनाथ जी को हटाना नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के बस की बात नहीं है। ये बात मैं बहुत ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ। बिल्कुल, वो नहीं हटा पाएँगे क्योंकि आरएसएस योगी आदित्यनाथ जी के साथ पूरी तरीके से खड़ा हुआ है। ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। और योगी आदित्यनाथ एक बहुत उच्च दर्जे के कलाकार हैं, इसमें भी अब किसी को कोई अत्युक्ति नहीं है। क्योंकि उनकी भाव-भंगिमा, उनके उस परिदृश्य को लगभग-लगभग झलकाती हुई और चित्रण करती हुई नज़र आती है। मुझे याद है 2024 का लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद सेंट्रल हॉल में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी बैठे थे और जिस तरीके से वहाँ सारी परिस्थितियाँ हो रही थी और वो मतलब एक तरफ देश के प्रधानमंत्री पूरी तरीके से अपनी नई सरकार बनाने की बात कर रहे थे, वहीं योगी आदित्यनाथ बड़े बेचैन से दिख रहे थे और उनके चेहरे की भाव-भंगिमा इस बात को प्रदर्शित कर रही थी कि हम बहुत परेशान हैं कि उत्तर प्रदेश हार गए, इस वजह से मोदी जी 400 पार नहीं कर पाए, इस तरीके से मोदी जी बहुमत की सरकार नहीं बन पाए। इस तरह का वो पूरा एक्टिंग करते हुए नज़र आए थे। तो ज़ाहिर-सी बात है वो एड़ा वाला पेड़ा वाला कुछ जो डायलॉग होता है उसी तरह के हैं कि उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ, बड़ी कारगुजारियों के साथ लगभग 10 साल का टेन्योर मुख्यमंत्री के और खासकर लगातार उत्तर प्रदेश का पूरा कर लिया और इसी होशियारी के साथ उन्होंने 2-3 बार घुड़कियाँ दी हैं मौजूदा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए देश के प्रधानमंत्री को और बीजेपी के नेतृत्व को कि अगर मैं यहाँ से हटा तो सीधे मैं अपने मठ को जाऊँगा, ना कि दिल्ली जाऊँगा। ये घुड़की थी और घुड़की उन्होंने बड़े सहजता से, सरलता से हँसते हुए दे दी, क्योंकि उनके कई रूप हैं। उन रूपों के बारे में आपको भी पता है, कुछ एक आध चैनल हैं, एजेंसीज़ हैं, जिन्होंने उनके उस रूप को दिखा भी दिया है कि अगर कोई कैमरामैन माइक सही नहीं लगा पाता है, तो वो कैसे किस रूप में चले जाते हैं। ख़ैर, मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि ठीक है, वो सारी बातें हो सकती हैं, कैबिनेट बदली जा सकती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ को बदलने की हिम्मत मौजूदा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को उनकी गद्दी से हटाने की हिम्मत देश के खासकर बीजेपी के किसी नेता के अंदर नहीं है। ये मैं बहुत ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ और ये वक्तव्य तब तक पूरा रहेगा, जब तक कि उनको समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पटक के हरा नहीं देगी। पटकने से मेरा अभिप्राय 27 के चुनाव में। चलिए सर, बहुत सारी बातें हुई। फिर किसी विशेष चर्चा पर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
ओके, धन्यवाद, नमस्कार।